हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जावेद अख्तर और मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूँ SDCI इंस्टीट्यूट में। देखो बेटा, आज हम आए हैं लाइव। लाइव तो नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव भी आएंगे, धीरे धीरे लाइव भी आएंगे। रिकॉर्डेड क्लास है ये। तो रिकॉर्डेड क्लास में हम आए हैं और कौन सा चैप्टर लेके आए हैं? डी ब्लॉक लेके आए हैं। नीट में एक क्वेश्चन आता है, जेई में एक क्वेश्चन आ सकता है। 12th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक का पोर्शन है भाई। सबसे बड़ी बात क्या है? इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। बहुत सारे लोगों को इसमें हवा नहीं लगती है, लेकिन सबको हवा अपन दे देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए और सबको बेटा क्या मिलेगी? हवा मिलेगी। और हवा मिलेगी इसका मतलब सब शानदार तरीके से सोल्व करेंगे। इधर देखो, टॉपिक पढ़ने क्या क्या है, पहले एक बार टॉपिक देख लेते क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ना है बेटा? साइज पढ़ना है। साइज के बाद बेटा क्या पढ़ना है अपन को? साइज मतलब कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा, कौन सा एलिमेंट छोटा होगा, अपन को ये पढ़ना है। एलिमेंट साइज एलिमेंट के बाद क्या पढ़ना है बेटा? IE पढ़ना है। IE क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जो पीरियोडिक टेबल में अगर अपन ने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने थोड़ा सा भी किसी टाइम पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, पानी पी लेते हैं, किसी टाइम पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो आपको पता लग जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। आयनाइजेशन एनर्जी कुछ भी नहीं होती है। आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो आपने पीरियोडिक टेबल में बचपन में यानी कि 11th क्लास में पढ़ा होगा। पहली बात, उनको यहाँ चैप्टर में दिक्कत आएगी जिन्होंने पीरियोडिक टेबल अपनी बर्बाद कर दी है। कृपया करके पीरियोडिक टेबल को पढ़ लें। और मैं बहुत जल्दी आपका दोस्त, आपका भाई, जो भी आप समझो, गुरुजी समझो, जो भी समझो, बहुत जल्दी एक लेक्चर और लेके आने वाला है, एक चैप्टर और लेके आने वाले हैं। वो कौन सा है? पीरियोडिक टेबल। मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास में जहाँ तक मेरा हो सकेगा पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट देने की ट्राई करूँगा कि हो सकता है इसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, जो अपने सिलेबस में है, नीट और जेई के सिलेबस में है, वो कराने की कोशिश करें। एडवांस का नहीं, नीट और जेई के जो सिलेबस में वो करवाने की कोशिश करें। कौन कौन से? पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और जितना अपना पी ब्लॉक अपने सिलेबस में बचा है वो कराने की अपन कोशिश करें। तो देखो, आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता पड़ गई। एलॉय प्रॉपर्टी क्या होती है? दो मेटल, जब बेटा दो मेटल जुड़ते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है, या दो से ज़्यादा मेटल जुड़ के एक नया कंपाउंड या नया मेटल बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? एलॉय प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी, कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, कुछ नहीं होती, अरे बहुत कुछ होती है, सुनो। कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मान लो कोई भी मेटल में किसी रिएक्शन में डाल रहा हूँ, कोई भी मेटल किसी रिएक्शन में डाल रहा हूँ, तो कोई भी मेटल अगर किसी रिएक्शन में डाल रहा हूँ ना, तो रिएक्शन का क्या होता है बेटा? या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, या रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना, है ना, इंक्रीज करना या डिक्रीज करना किसका काम होता है? कैटलिस्ट का काम होता है। और नीट 2000, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, नीट 2025 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, और ये जो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी, बहुत ज़्यादा इजी, बहुत आराम से हो जाएगा। अगला है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। MPT को क्या बोलते हैं बेटा? मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट आप बचपन से जानते होंगे। अगला क्या है? डेंसिटी, डेंसिटी आप बचपन से जानते होंगे। अगला क्या है? OS, OS मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, और एक क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको मैं बोलता हूँ डी ब्लॉक का पार्ट नंबर 1, डी ब्लॉक का पार्ट नंबर 1। देखना भाई, NCERT में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक करके एक पूरा चैप्टर दे रखा है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक करके एक पूरा चैप्टर दे रखा है, और उसमें भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, किसकी बात कर रहा हूँ? डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। डी ब्लॉक में भी किसकी बात कर रहा हूँ? आंखों में देखो, आंखों में किसकी बात कर रहा हूँ? एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंड पार्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड पार्ट। तो मेरे पास डी ब्लॉक के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। इसको अपन अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आने की जो संभावना रहती है वो उसमें रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है, वो किस में रहती है बेटा? पार्ट नंबर सेकंड में रहती है। ठीक है, किस में रहती है? पार्ट नंबर सेकंड में रहती है। ओके, चलें भाई आगे चलें, करें इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन, चलो भाई। ऐसा मत सोचना मैंने पहले से बना के PPT तैयार रखी। वो क्या है, मैंने एक लेक्चर बनाया था, लेकिन गलती से क्या हुआ, मेरे से रिकॉर्ड का बटन दबा नहीं, और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, और मेरे को बाद में पता लगा कि रिकॉर्ड तो हुआ ही नहीं। तो थोड़े से नोट्स बनाए थे मैंने, तो उसी नोट्स को बस दिखा रहा हूँ। बाकी ये नोट्स खत्म होने के बाद अपन हाथ से लिखेंगे और हाथ से सारा काम करेंगे। इधर देखो, सबसे पहले मैं किसकी बात करता हूँ बेटा? इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ। इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो सब ने पीरियोडिक टेबल सबने देखी हुई है। पीरियोडिक टेबल में कितने पार्ट होते हैं बेटा? 4 पार्ट होते हैं। एक तो एस ब्लॉक होता है, एक डी ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, और एक एफ ब्लॉक होता है। अब मैं बोलूँ अगर ये लेफ्ट है और ये क्या है? राइट है, तो डी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है? सबको पता है डी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है बेटा? मिड में पाया जाता है। एस और पी के किस में पाया जाता है? मिड में पाया जाता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ मिड इन पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है।
या मैं बोल सकता हूँ पीरियोडिक टेबल के मिड में पाया जाता है। ओके, बात है, समझ में आई। तो देखो इंट्रोडक्शन में पहला ही पॉइंट क्या है मेरा, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ मैं वही सोच रहा, इतनी वीडियो बनाने के बाद नोट्स कहाँ गए, इधर देखना। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश ये करते हैं, चलो मिटा ही देते हैं, दोबारा समझाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा एक बार और मेहनत कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए एक बार और मेहनत कर लेंगे। सुनो, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, इसकी बात करूँ, इंट्रोडक्शन की बात करूँ, इंट्रोडक्शन की बात करूँ, समझना, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो इंट्रोडक्शन में बोल सकता हूँ कि जो डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है, लिख सकते हैं डी ब्लॉक प्रेजेंट इन मिड पीरियोडिक टेबल या मिड पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहली लाइन लिखो बेटा, ये लाइन लिखो तो लिखो, नहीं तो मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो, 12th वाले बच्चे लिखो कि पीरियोडिक टेबल, सॉरी ऐसे लिखो, डी ब्लॉक प्रेजेंट इन, डी ब्लॉक प्रेजेंट इन, लिखो बेटा डी ब्लॉक प्रेजेंट इन मिड पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल, मिड पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है बेटा, मिड पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, एंटर इन n-1 डी शेल। बेटा इंट्रोडक्शन चल रहा है बहुत छोटा छोटा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 डी शेल। जैसे कि मान लो कोई एलिमेंट है x, x की बात करता हूँ, x के कोई कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s2। थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं इस पेन को। ठीक है, मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है और मैं तुमसे पूछूं बेटा ये ब्लॉक, ये x एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, ध्यान से समझना मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये x एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो बच्चे बोलेंगे सर कौन से क्या ब्लॉक से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से करता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखे, अरे सर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4s, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4s, तो कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। मैं बोलूँगा वाह बेटा वाह, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तेरी, क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेटा, ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। तो बेटा सही क्या है, सही समझो, सही समझो, अच्छा पढ़ो और ढंग से पढ़ो। मैं बोलता हूँ जब भी तुम्हें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए ना, कौन सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के आपसे पूछे कि भैया बता दो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है। अच्छा ये वाली पार्ट तो तुम्हें समझ में आया होगा, ये वाला तो समझ में आया होगा, डी ब्लॉक प्रेजेंट इन मिड ऑन पीरियोडिक टेबल। ये वाला समझना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1 डी शेल। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिया और इस पॉइंट को अच्छी तरीके से अपन समझने की कोशिश करेंगे। चलो समझने से पहले एक बात देखना कि मेरे को पता है कि एक रूल होता है जो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आप बोलो उसमें पढ़ा होगा, n+l रूल पढ़ा होगा, n+l रूल सबने पढ़ा है बेटा, n+l रूल। जब n+l रूल अपन पढ़ते हैं, जब n+l रूल पढ़ते हैं तो n+l रूल में क्या होता है, n+l रूल में क्या होता है, n और l की वैल्यू, क्या बोल रहा हूँ, इफ n+l वैल्यू, ठीक है, ग्रेटर मतलब ज़्यादा होगी देन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर। मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी भी शेल को या सब शेल को लेता हूं, सेल और सब शेल को लेने के बाद मैं देखता हूं कि भाई साहब कि जिसमें क्या बोलता हूं, जिसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा होती है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। इसका मतलब क्या भैया, n+l की वैल्यू ज़्यादा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, इस समझो। मैं क्या करता हूं, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का 3 सब शेल ले लेता हूं। मैंने 3 सब शेल ले लिए, 3 सब शेल लेके मैं क्या करता हूं, 3 सब शेल लेके मैं क्या करता हूं बेटा, n+l रूल लगाता हूं। n क्या होती है, जो नंबर लिख लेना बेटा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेल, ये क्या होते हैं, नंबर n होता है। तो इसका n की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, n की वैल्यू 3 है। प्लस
एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एल की वैल्यू निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, इधर देखो। एल की वैल्यू निकालने के लिए बेटा बहुत आसान तरीका है, देखते रहना। एल की वैल्यू बोलते हैं, अगर एस हुआ तो एल की वैल्यू होती है 0, पी हुआ तो एल की वैल्यू होती है 1, डी हुआ तो एल की वैल्यू होती है 2 और एफ हुआ तो एल की वैल्यू होती है 3। ये एल की वैल्यू होती है, ये क्या होती है बेटा? एल की वैल्यू होती है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में अपन एन प्लस एल लगाते हैं तो 3, एन की वैल्यू 3 और पी में कितना, एल कितना होता है 1, तो कितना हो गया बेटा 4। इसमें देखो 3 और एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है बेटा 2, इसमें देखो 4 और एस की वैल्यू कितनी होती है एल में 0। तो मेरे पास एन प्लस एल की वैल्यू कितनी आई? इसके लिए बेटा कितनी आई? इसके लिए आई 4, इसके लिए कितनी आई 5 और इसके लिए कितनी आई 4। मैं बोल रहा हूँ एन प्लस एल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। तो मेरे को पता पड़ गया लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किस में किया होगा? इस 3D में किया होगा। 3D में किया होगा मतलब इसका ब्लॉक कौन सा होगा? इस कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक होगा बेटा डी ब्लॉक, एस ब्लॉक नहीं होगा। कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक होगा। ओके बेटा, ये तो समझ में आ गया, तो कौन सा ब्लॉक होगा? डी ब्लॉक होगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, सर आपने ऐसा क्यों लिखाया n-1 डी शेल? ये समझ में नहीं आई, ये समझा दो तो और मजा आ जाए। n-1 डी शेल का मतलब समझने की कोशिश करेंगे बेटा, इधर देखो। अगर n-1 डी शेल की बात करूं मैं n-1 डी शेल की बात करूं तो आपने अगर थोड़ी सी भी पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, एक क्वेश्चन का बस मेरे को आंसर दे दो कि जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो कौन से पीरियड से होता है, बस इतनी सी बात बता दो। कहाँ से डी ब्लॉक की स्टार्टिंग होती है पीरियोडिक टेबल में? तो मेरे को पता है, मेरे पास अगर 1 से लेके 7 पीरियड है, 2 3 4 5 6 7, अगर मेरे पास 7 पीरियड है, 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मुझे पता है 4th पीरियड में स्कैंडियम आता है जो कि किसका होता है? डी ब्लॉक का होता है, SCYLASC। और इसका जो लास्ट एलिमेंट होता है डी ब्लॉक का ZN CD HG और CN का कॉन्फ़िगरेशन होता है 112। समझने की बात है, समझना। डी ब्लॉक की शुरुआत कौन से पीरियड से हो रही है? तो डी ब्लॉक की शुरुआत हो रही है बेटा 4th पीरियड से। कहाँ से हो रही है? 4th पीरियड से स्टार्ट हो रही है। सही है सर, समझ में आ गया। 4th पीरियड से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इस सीरीज का जो दूसरा नाम होता है वो होता है 3D। क्या होता है? 3D। ये इसका नाम होता है बेटा 4D सीरीज, इसका नाम होता है 50D सीरीज और इसका नाम होता है 60D सीरीज। समझना, 3D 4D 5D और 6D, इनका नाम होता है 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D और 3D। अब समझो n-n का मतलब, n-1 का मतलब क्या है? मान लो मेरा जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो फोर्थ पीरियड के डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है। किस में एंटर कर रहा है? 4th पीरियड के डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है। 4th पीरियड यही है और उसका डी ब्लॉक यही है। 4th पीरियड के डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है ना, इसका मतलब वो 3D में एंटर कर रहा है। किस में एंटर कर रहा है? 3D। इसीलिए मैंने क्या लिखा? n-1। क्या लिखा? n-1। अगर यही ब्लॉक में F के लिए बोलता ना तो मैं बोलता n-2 F शेल। क्या बोलता? n-2। क्या बोलता बेटा? n-2। अब मेरे को बताओ F ब्लॉक की शुरुआत कहाँ से होती है? F ब्लॉक की शुरुआत होती है बेटा 6th पीरियड से। 6th पीरियड से होता है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 4F सीरीज लिख सकता हूँ। उसको क्या लिख सकता हूँ? 5F सीरीज लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? क्यों? क्योंकि n में क्या होता है? D में क्या होता है बेटा? n-1 और F में क्या होता है? n-2। ये ध्यान रखना, n-1 और n-2। एक बार उतार लो इसको, जिसको जो उतारना उतार लो। इधर देखो भाई, सुनो, ये आया बात समझ में? अब मैं इस 3D सीरीज की बात करता हूँ बेटा, इंट्रोडक्शन ही चल रहा हूँ, इस पूरी 3D सीरीज की बात करता हूँ। इस पूरी 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज, इस पूरी 3D सीरीज की बात करते हैं। 3D सीरीज, इस पूरी 3D सीरीज की बात करते हैं। समझना, अगर 3D सीरीज की बात करता हूँ तो 3D सीरीज में 10 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 10 एलिमेंट्स। 10 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। समझना, 10 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। थोड़ी सी राइटिंग देख लेना भैया ना। 10 एलिमेंट्स बोल भी रहा हूँ मैं साथ साथ, 10 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। 10 एलिमेंट्स क्या पाए जाते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
समझने की कोशिश करना बेटा सब। अगर स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, अच्छा एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9 और 30। अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2। इसमें क्या होता है बेटा 3d1 4s2 होता है। लेकिन टाइटेनियम में क्या होता है, डेश 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 डेश, पूरा वही लिखूंगा, बस यहाँ पर क्या होगा 3d2 4s2, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेश डेश डेश, भाई ये डेश डेश का मतलब है इसके नीचे पूरा सेम टू सेम आ रहा है ना, फिर मतलब डेश डेश का मतलब क्या, सर ने डेश डेश लिखा दिया। ये क्या होता है 3d3 4s2, 3d4 4s2। ध्यान से देखना भाई, अभी एक गड़बड़ करी है मैंने, देखना 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, ये इसका बेटा ना, 3d8 4s2, 3d9 4s2 और 3d10 4s2। इस कॉन्फ़िगरेशन में दो जगह गलती है, इस कॉन्फ़िगरेशन में बेटा दो जगह गलती है, उस गलती को अपन पकड़ेंगे तो अपना सारा मैटर सोल्व हो जाएगा। दो गलती कौन सी है, एक गलती तो बेटा मैंने की है क्रोमियम में और एक गलती किस में है, कॉपर में। यहाँ दोनों जगह क्या है बेटा, थोड़ी सी गलती है, उस गलती को पकड़ते ही अपना काम हो जाएगा। क्या गलती है साहब, सुनना। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं, जैसे मैं पूछ रहा हूं कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, ठीक है, तो किसी का आंसर होगा सर गाड़ी लेना है, मर्सरीज लेना है, ओडी लेना है, कोई बोलेगा वो सर वेल सेटल जॉब हो, अच्छा घर हो, ठीक है, ऐसा बालकनी वाला मकान हो, छोटा सा पार्क हो, खुद के मकान में छोटा सा गार्डन हो, है ना। तो एक कब चीज़ मिलेगी कब आपको, जब आप स्टेबल हो जाओगे। अरे लाइफ में जब तक आप स्टेबल नहीं हो सकते ना, तब तक आप संतुष्ट नहीं हो सकते, है ना। आप अपने आप से सेटिस्फाई कब होगे, तब आप लाइफ में, बेटा ये साइड में हो जाता हूँ, जब आप लाइफ में आप क्या हो जाओगे बेटा, सेटल हो जाओगे या स्टेबल हो जाओगे, तभी आप क्या होगे बेटा, सेटिस्फाई होंगे खुद से, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात आती है, किसकी बात आती है, स्टेबिलिटी। एक बात सुनना, डी में दो स्टेबल होते हैं, समझना, दो स्टेबल का मतलब क्या है। अगर डी की बात करूं तो D5 और D10, D5 और D10, D5 है वो है हाफ फिल्ड और जो D10 है वो है बेटा फुल्ली फिल्ड, ठीक है। डी सब शेल दो जगह जाके स्टेबल होता है, एक तो हाफ फील्ड यानी कि D5 में और एक कहाँ पर, D10 में। यहाँ जाके क्या हो जाता है बेटा, स्टेबल हो जाता है, और स्टेबल होते उसको मजा आ जाता है और उसकी लाइफ का जितना भी सपना होता है सारा का सारा साकार कर लेता है। अब समझना, अगर मैं हाफ फील्ड की बात करूं तो हाफ फील्ड D5 होता है। क्रोमियम अगर मैं देखता हूं, क्रोमियम में अगर देखता हूं तो अगर क्रोमियम में एक इलेक्ट्रॉन की मैं हेरा फेरी कर दूं, क्या कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन की हेरा फेरी कर दूं तो ये D5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर क्रोमियम की बात करूं मैं अगर बेटा क्रोमियम की बात करूं तो क्रोमियम क्या था, 3d4 4s2। अगर इस S का एक इलेक्ट्रॉन में इस D को दे देता हूं तो ये क्या स्टेबल हो जाएगा अपनी लाइफ में, और क्रोमियम यही चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, ये होगा 3d, बोलो बेटा 3d5 4s1, 3d5 4s1। और ये क्या है बेटा, अरे ये क्या हो गया, 3d5 4s1। और ये क्या है बेटा, यहाँ पर इसको एक को गलत कर लेना, एक तो यहाँ पर गलत कर लेना इसको, और एक कॉपर को गलत कर लेना, इन दोनों को गलत कर लेना बेटा। गलत कॉन्फ़िगरेशन है। सही कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे देखना, सही कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे, सही कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होंगे, डी का क्या था बेटा, स्टेबल करने के लिए मैंने 4 को क्या कर दिया बेटा, 5 कर दिया, 5 कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो गया। और ये स्टेबल हो गया तो क्या हो गया बेटा, इसको मजा आ गया, स्टेबल हो गया तो क्या हो गया, इसको मजा आ गया। अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कॉपर की बात करता हूँ सुनना, कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर क्या होता है बेटा, 3d9 4s2 होता है। क्या होता है, 3d9 4s2 होता है। तो बेटा ये इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा 3d10 4s1, 3d10 4s1। तो कॉपर का ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में आप ये उतार लीजिए, 2 मिनट में मिलते हैं बेटा आपको वापस, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है तो आप इसको फास्ट बना के भी या पुश करके भी लिख सकते हैं। फटाफट लिखिए।
हाँ बेटा चले, चलो बेटा सब इंट्रोडक्शन में चल रहा है, ये आपको याद होना चाहिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, बोर्ड वाले थोड़ा ध्यान दे इसमें ना। बोर्ड में कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेते हैं, तो खास तौर से बोर्ड वाले तो इस पर ध्यान दें ना, बोर्ड वाले तो खास तौर से ध्यान दें ना। नीट और जेई वालों को तो उनको याद रहना ही पड़ेगा, भाई सिलेक्शन चाहिए तो इतनी बात तो अपन को याद रहनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बोर्ड वाले खास तौर से ध्यान रखें, यहाँ से कुछ भी आ सकता है। चलो बेटा आगे चलते हैं। कोई भी चीज़ तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। अगर मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ तो वो होता है बेटा जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। लिखो अगली टॉपिक, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल कॉन्फ़ी है ना, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है जो आप किसमें लिखते हो, किसी भी एलिमेंट का जो 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, उसी तरीके से मेरे को जर्नल कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, किसका? डी ब्लॉक का। तो जर्नल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का। मैं आपकी स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और आप बताना कि डी ब्लॉक का कौन सा जर्नल कॉन्फ़िगरेशन सही है। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा n-1d 10 ns12, एक लिखता हूं n-1d 1 से 10 ns12, एक लिखता हूँ n-1d 1 से 10 ns012, और एक लिख देता हूँ बेटा n-1d 1 से 10 ns2। ठीक है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है? 1 मिनट का टाइम है, सोचिए, फटाफट सोचिए, फटाफट सोचिए। सोचिए बेटा। देखो भाई, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं ना, तो आप खुद बताओ, इसमें मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे, इसमें मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे और सारे कॉन्फ़िगरेशन लिखे, और आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन दिख भी रहे हैं कि डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पाया जा रहा है, सब पाया जा रहा है ना, सब पाया जा रहा है। वो 4 की जगह 5 हो जाता है और 9 की जगह क्या हो जाता है बेटा? 10 हो जाता है, सब पाया जा रहा है, सॉरी। और एस में क्या? एस में 1 और 2 दोनों पाए जाते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर 1 मैंने सही किया था ना इसको, ये रहा देखो NS1 1 भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ जर्नल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा सही है? ठीक है, तो अब देखो एक एक करके निकालते हैं अपन। n-1d, डी में कितने पाए जाते हैं? 10। क्या 10 ही पाए जाते हैं क्या? 1 2 नहीं पाए जाते क्या? 1 से लेके 10 पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखो n-d में 1 to 10 सही है भाई, 1 to 10, और ns में कितने? 1 और 2 सही है भैया, ये सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ns में 1 2 भी पाए जाते हैं, एक किस में पाया जाता है बेटा? कॉपर में एक पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? देखो कॉपर में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? क्रोमियम में कितने पाए जाते हैं? NS1 पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो NS1 NS2 हो गया काम, ये सही है। ये वाला देखते हैं, n-1d 1 से लेके 10 और NS2, क्या बात सही है क्या? अरे बात सही है क्या? बोलो बोलो बोलो। क्या एस में हमेशा 2 ही पाए जाते हैं क्या? बेटा एस में 2 नहीं, एस में 1 भी पाया जाता है, मतलब ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, अब आते हैं इस पे, अब आते हैं इस पे, समझना बेटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। n-1d में 1 से 10, बिल्कुल सही बात है। NS में 0 1 2, लेकिन सर मैंने 3D सीरीज में NS में एक भी 0 नहीं देखा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन था या 2 इलेक्ट्रॉन थे, 0 तो हमने देखा ही नहीं और आपने दिखाया भी नहीं। अरे नहीं दिखाया क्योंकि होता ही नहीं है भाई, होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सही है। मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 3D सीरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी ये सही है, फिर भी ये क्या है? सही है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, NS0 present in which D block element? NS0 present in which D block element? NS0 का मतलब NS0 यानी कि S में कितने 0, present in which D block element? देखना भाई,
अगर मैं बोलूँ NH0 प्रेजेंट इन विच डी ब्लॉक एलिमेंट, तो बिल्कुल समझने की कोशिश करना कि अगर मैं निकल लेता हूँ, समझना भाई, निकल, PD, PT, ये तीनों के कॉन्फ़िगरेशन आपको रटे हुए होने चाहिए। निकल, PD और PT ये सारे क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, यानी कि 10th ग्रुप में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं बेटा? 10th ग्रुप में। कौन सा ग्रुप में पाए जाते हैं? 10th ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल में बेटा 18 ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप में से किस में पाए जाते हैं? 10th ग्रुप में पाए जाते हैं। अगर निकल की बात करूं तो निकल क्या होता है बेटा? डेज 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 3D8 4s2, अरे 3D8 4s2 बताया था। अगर बेटा मैं PD की बात करूं ना, तो PD में पाया जाता है 4D10 5s0, और PT की बात करूं तो PT में पाया जाता है 5D9 6s1, 5D9 6s1। ये तरीके के कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं निकल, PD और PT। एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? सेम होता है। क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है इस ग्रुप को छोड़ के। जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ किसकी, मान लो एक अच्छे ग्रुप की बात करते हैं, मान लो मैं बात करता हूँ फर्स्ट बी की। किसकी बात करता हूँ? फर्स्ट बी, जिसको मैं बोलता हूँ कोइनेज, कोइनेज ग्रुप। कोइनेज क्यों बोलते हैं इसको? कोइनेज बेटा इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि पुराने ज़माने में जो कोइन बनाए जाते थे वो इससे बनाए जाते थे, है ना। आज भी जैसे कुछ शगुन का काम होता है, दिवाली आती है, दिवाली पे ठीक है सबके पास पैसा होता है, किसी किसी के पास पैसा नहीं होता है ना। मेरे जैसा कोई गरीब होता है तो बेटा वो चांदी के सिक्के भी लेके आता है, सभी थोड़ी सोने के लेके आएंगे, चांदी के सिक्के भी लेके आता है। तो कोइनेज मेटल वो होता है जिससे कोइन बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, राजा महाराजा बनाते थे, ठीक है। तो कोइनेज मेटल का जो ग्रुप होता है उसमें होता है क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ, क्यों आगे आऊँ मतलब कॉपर, Ag मतलब बेटा क्या होता है? सिल्वर, और Au मतलब क्या होता है बेटा? गोल्ड। तो तीन होते हैं। मैंने जब Cu का बताया था तो Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ था बेटा? 3D10 4s1, ठीक है। अब ये कॉपर के नीचे ही क्या आता है? Ag आता है। कॉपर के नीचे ही क्या आता है? Ag आता है। तो इसमें एक शेल बढ़ा दो बस, मतलब ये हो जाएगा 4D10 और 5s1, ठीक है। इस Ag के नीचे क्या आता है? Au आता है। Ag के नीचे Au आता है, इसमें भी एक शेल बढ़ा देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? 5D10 6s1। ये क्या हो जाएगा बेटा? 5D10 6s1 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक ही ग्रुप के सारे एलिमेंट क्या रहते हैं बेटा? कॉन्फ़िगरेशन सेम रहते हैं कि नहीं रहते? देख लो। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। एक का 8 आ रहा है तो दूसरे का 10 आ रहा है तो तीसरे का 9 आ रहा है, तीनों अलग है। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए बेटा? याद होनी चाहिए। और ऐसा क्यों हो रहा है अपन आगे देखेंगे क्यों हो रहा है, यही बताऊंगा क्यों हो रहा है ऐसा, आगे देखेंगे, है ना। हो रहा है ऐसा हो रहा है। अब देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? NH0 प्रेजेंट इन विच डी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसा कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें NH0 प्रेजेंट होता है? तो आंसर क्या है बेटा इसका? PD। क्या आंसर है? पैलेडियम। क्या है? PD। क्या है बेटा आंसर इसका? यहाँ आंसर लिख लो। आंसर क्या है इसका? PD। क्या है? PD। लिखो बेटा लिखो, समझ में आएगा सब, धीरे धीरे आएगा समझ में। लिखो फटाफट, उतारो इसको, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, उतारो, फिर आगे चलते हैं। चलो, बोर्ड की दृष्टि से और जितने भी क्वेश्चन है उस सब की दृष्टि से सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है इस डी ब्लॉक की वो आने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो आने वाली है, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं इस क्लास को, ठीक है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा आपको सब याद होना चाहिए। क्या क्या चीज़ याद होना चाहिए? इधर देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी आंखों में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा भैया कि जो होता है मिड पार्ट और मिड पार्ट में होता है पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। n-1d शेल में क्या होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। n-1d शेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है बेटा? 3d होता है, और 3d 4d 5d मैंने तुम्हें बता ही दिया। और जो कहाँ से शुरू होती है? डी ब्लॉक की शुरुआत होती है बेटा 4th पीरियड से होती है। एफ ब्लॉक की शुरुआत किससे होती है बेटा? 6th पीरियड से होती है। ये सब चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी, और ये बता दी तो मैंने क्या 3D सीरीज़ के बारे में पूरा बता दिया। 3D सीरीज़ कहाँ से कहाँ होती है बेटा? स्कैंडियम से लेके जेडन तक होती है। स्कैंडियम से लेके जेडन तक मैंने सारी की सारी चीज़ें थी, सारे का सारा कॉन्फ़िगरेशन करा दिया। दो जगह गलती हुई थी, दो जगह कहाँ गलती हुई थी? एक तो क्रोमियम में गलती हुई थी और एक कॉपर में गलती हुई थी। इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं वापस क्रोमियम की बात करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन नीचे आओ, कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूँ, तो वो एक व्हाट्सअप वाली इंग्लिश होती है ना, उसमें एक बात लिखाना चाहता हूँ मैं। बड़े दिन से मेरी तमन्ना थी एक बात लिखाने की। इधर देखो, मैं लिखाना चाहता हूँ कि 3D सीरीज में 3D में
बेटा व्हाट्सएप वाली इंग्लिश। 3D में D4 एंड D9 को मत लो, लिख लो बेटा इसको। 3D में D4 और D9 को बेटा मत लो। हाँ वापस आओ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्रोमियम की हमने बात कर ली, क्रोमियम की बात कर ली बेटा, कॉपर की बात कर ली, दोनों चीज़ों की बात अपन ने झमाझम धमाधम तरीके से अच्छी तरीके से अपन ने कर ली थी। बिल्कुल सही बात थी, बिल्कुल बढ़िया हो गया था। उसके बाद मैंने क्या बताया, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें NS में 0 पाया जाता है, उसमें क्या हो गया बेटा PD हो गया। और PD कैसे हो गया, उसमें मैंने दिखाए थे एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबका कॉन्फिगरेशन सेम होता है, किसको छोड़ के 10th ग्रुप को। 10th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो कॉन्फिगरेशन होता है, एक में तो होता है 3D8, एक में होता है 4D10, एक में होता है 5D9। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगला जो टॉपिक चलेगा अपना यहाँ से, अभी भी इंट्रोडक्शन ही है, अभी भी इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अगला जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा कि जो डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशनल मेटल क्यों बोलते हैं। और यहाँ से बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जब तक के लिए चलो ठीक है, कल चालू करेंगे इस क्लास को, जब तक के लिए बने रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। चलो